कल हमने डैक्स को कुछ समझने की कोशिश की कि डैक्स क्या होता है। एक डैक्स फंक्शन भी बनाया हमने, सम, राइट। तो डैक्स की कुछ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, और डैक्स किस लिए यूज़ होता है, कौन से अलग अलग फंक्शन डैक्स में है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स कंसिडर, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, राइट? सर। तो यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का एक मेजर बनाया था, जिसमें हमने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ सेल्स फैक्ट टेबल अंदर का ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम लिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो तीन पार्ट्स में, एक्चुअली जो सिंटैक्स होता है वो तीन पार्ट्स में होता है। डैक्स का सिंटैक्स, फर्स्ट जो होता है वो मेजर का नाम होता है, देन होता है फंक्शन नेम, एंड देन आप जो पैरामीटर है उसके अंदर रेफरेंस के लिए वो पास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट सामने आती है, एक होती है कैलकुलेटेड कॉलम्स और दूसरी होती है मेजर्स। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स, ये दो कंसेप्ट आती है डैक्स के अंदर। हमने मेजर तो बना लिया, मेजर जस्ट अ फंक्शन, हमने एक वैल्यू जो हमें देता है एक मेजर। तो बट कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है वो अभी हम देखेंगे विथ एग्जांपल, देन वी मूव फर्दर। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा आपको एक क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम्स और मेजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने मेजर बनाया था एक फॉर्मूला यूज करके, वैसे ही फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेटेड कॉलम बना सकते हो। जैसे पावर क्यूरी एडिटर में हमने कुछ कॉलम्स बनाए थे, राइट। जैसे हमने कैलेंडर का टेबल था तो उसमें ऑन द यूजिंग डेट का कॉलम हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड किए थे, जैसे ईयर का कॉलम ऐड किया था, मंथ नेम का कॉलम ऐड किया था, मंथ नंबर का कॉलम ऐड किया था। तो वैसे ही पावर क्यूरी में इंस्टेड ऑफ पावर क्यूरी हम डेक्स को यूज करके कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे मेरा एक कैलेंडर का टेबल है और उसमें मैंने ईयर का ऑलरेडी एक कॉलम बना के रखा है, ईयर का, जो मैंने पावर क्यूरी में बनाया था। अभी मुझे डेक्स का यूज करके वहाँ पे ईयर का कॉलम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास एक फंक्शन है ईयर का। लेट मी ओपन दिस फाइल फर्स्ट, देन आई टेल यू। तो जैसे ईयर का फंक्शन है, तो वो ईयर के फंक्शन में हम डेट के कॉलम को का रेफरेंस देना होता है। तो वो क्या करता है, हर एक रो में जाके उस पर्टिकुलर रो के लिए जो डेट है, उस डेट में से ईयर का कॉलम एक्सट्रैक्ट करके हमें आउटपुट में देगा। मैं कैलकुलेटेड कॉलम इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बाकी के कॉलम्स होते हैं टेबल्स में जो आपको नेकेड आई से दिखते हैं, हर एक रो में उसकी एक वैल्यू होती है, वैसे ही कॉलम्स, कैलकुलेटेड कॉलम्स डेक्स के थ्रू बनते हैं। मतलब अगर आप पावर क्यूरी में कॉलम बनाओगे, लेट्स से आपके टेबल में पहले दो कॉलम थे, आपने पावर क्यूरी में उसमें दो कॉलम ऐड किए, टोटल कॉलम हुए चार। तो वो चार कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपने पांच और एक कॉलम ऐड किया यूजिंग डेक्स, तो उस टेबल में टोटल पांच कॉलम हो जाएंगे। तो इधर आप कैलकुलेटेड कॉलम डेक्स से बनाओ या पावर क्यूरी एडिटर से बनाओ, टेबल्स में वो अपनी एक स्पेस क्रिएट करता है, एक स्पेस लेता है आपकी फाइल के साइज में। इसलिए कैलकुलेटेड कॉलम्स जो बनाते हैं हम एक्चुअल टेबल्स में, वो कुछ स्पेस कंज्यूम करते हैं, वो कुछ साइज कंज्यूम करते हैं उस टेबल में। जितने ज़्यादा कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाओगे आप, इवन पावर क्यूरी और डेक्स दोनों को मिला के, तो उतनी ज़्यादा आपकी फाइल की साइज बनेगी, क्योंकि वो उसमें डेटा कंज्यूम करते, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है। तो मैं अभी लेट्स से आई मीन अ डेटा व्यू, कैलेंडर टेबल को मैं ओपन किया, यहाँ पे देखो मेरे पास ये डेट का कॉलम है, राइट। तो लोड दिस, ठीक है, ये डेट का कॉलम है। तो मुझे इस डेट के कॉलम को यूज करके यहाँ पे एक कॉलम बनाना है ईयर का। जैसे ईयर का कॉलम ये मैंने पावर क्यूरी में बनाया था, मुझे ऐसा ही एक कॉलम यहाँ पे बनाना है यूजिंग डेक्स। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखो, टेबल मैंने डेटा व्यू में सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे न्यू कॉलम बनाने के लिए ऑप्शन आएगा, बटन न्यू कॉलम, क्योंकि मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे।
इधर वे मैं इस कैलेंडर डिम को यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से न्यू कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इधर वे मैं ये ऑप्शन लूँ या ये ऑप्शन लूँ, दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू कॉलम, मुझे इस टेबल में एक नया कॉलम बनाना है। तो जैसे हमने मेजर के लिए, न्यू मेजर के लिए एक यहाँ पे स्क्रीन आई थी, फॉर्मूला बार आया था, सेम फॉर्मूला बार यहाँ पे मुझे टाइप करने के लिए आएगा फॉर कॉलम के लिए। बस जब मैं मेजर क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेजर आएगा, कॉलम अभी लिया है तो यहाँ पे आएगा कॉलम, कि आपको कॉलम क्रिएट करना है। तो जैसे मेजर को मैंने नाम दिया था, यहाँ पे भी मैं नाम दे रहा हूँ इसको ईयर यूजिंग डेक्स। मुझे ईयर का एक कॉलम बनाना है, ईयर का एक फंक्शन है हमारे पास ईयर। जैसे मैं ईयर टाइप करूंगा, देखो यहाँ पे ईयर का एफ एक्स करके जो आ रहा है वो सारे फंक्शन है। तो ईयर का एक फंक्शन है, जैसे मैं वो फंक्शन को क्लिक करता हूँ तो इंटेलिजेंस मुझे बताता है कि आपको इस ईयर फंक्शन के अंदर डेट डालनी है। तो डेट के लिए मैं अपना जो कैलेंडर डिम का जो डेट का कॉलम है उसका रेफरेंस दूंगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे कैलेंडर डालूंगा तो कैलेंडर का डिम का जो डेट का कॉलम है, मैं उसका डेट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना सा मैंने डाल दिया है। आई जस्ट हिट इंटर। इंटर मैंने डाल दिया, इंटर को प्रेस किया, ये लोड हो रहा है। देखो ये ईयर यूजिंग डेक्स नाम का जो कॉलम है, इसने सेम वे एक मुझे कॉलम क्रिएट करके दिया, जैसे ये ईयर का कॉलम है। जितना साइज ये ईयर का कॉलम ले रहा होगा उतनी ही साइज ये डेक्स से बना हुआ या इस फॉर्मूले से बना हुआ कॉलम मुझे इस टेबल में वो ले रहा है। क्योंकि ये जो कॉलम यहाँ पे बना है इस फॉर्मूले से, वो आपको नेकेड आई से दिख रहा है, हर एक रो में उसकी एक वैल्यू है। ये रिजल्ट जो है ये यहाँ पे स्टोर है इस पर्टिकुलर टेबल में। लेकिन मेजर का वैसा है क्या, मेजर जो हमने बनाया था टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, जब मैं उस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे तो बस वो फॉर्मूला ही दिखता है, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है कि वो कौन से टेबल में बना है या उसमें कौन से आउटपुट कितना आया है, ये कुछ नहीं दिखता इसमें, राइट। तो इसीलिए कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं वो कॉलम आपको रिजल्ट शो करते हैं, उसका रिजल्ट जो आएगा वो आप टेबल में यहाँ पे देख सकते हो। जो हमने ये ईयर रिज्यूम डैक्स बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हो उसका रिजल्ट। बट मेजर का रिजल्ट आप ये डेटा व्यू में नहीं देख सकते, टेबल में नहीं देख सकते। कहाँ देख सकते हो उसको, जब तक मैं उस मेजर को इस कैनवास पे लेके नहीं आ रहा तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं देख सकते। इस पर्टिकुलर कॉलम को अगर मैं यहाँ पे कैनवास पे लेके आऊँ तो वो एक टेबल के फॉर्म में मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे ये मैं कॉलम लेके आया तो इंस्टेड ऑफ इसने बिहेवियर किया तो मैं सर फिर से तो आवाज गया था सर। मेजर शो रिजल्ट इन। ओके। सो मैं ये कहना चाहता था कि लेट्स से यहाँ पे हमने जो मेजर बनाया था टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का, वो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर, उसका जो आउटपुट है इस मेजर का जो रिजल्ट है, ये मुझे तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक मैं उस मेजर को विजुअलाइजेशन में यूज ना करूँ। ये जो मेरे विजुअल्स है अलग अलग, इन विजुअल्स में जब तक मैं उनको ड्रैग करके लेके नहीं आता तब तक उस मेजर का जो वैल्यू है, जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है उस कैलकुलेशन का, वो मैं देख नहीं सकता। बट कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो कॉलम यहाँ पे डेटा व्यू में मैं देख सकता हूँ उसका रिजल्ट। ये जो ईयर यूजिंग डेक्स, ये जो हमने फंक्शन डेक्स फंक्शन यूज करके जो कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, वो कॉलम मुझे यहाँ पे जैसे बाकी के कॉलम्स सिंगल हर एक रो के लिए, हर एक सेल के लिए एक वैल्यू दे रहे हैं, वैसे ये कॉलम भी एक वैल्यू दे रहा है। जैसे आपने पावर क्यूरी में ये कॉलम्स बनाए थे, वैसे ये बस डेक्स को यूज करके ये कॉलम बनाया हुआ है। बट दिस इज कैलकुलेटेड कॉलम, ये एक कॉलम है। और ये जो ऑर्डर क्वांटिटी हमने बनाया था ये एक मेजर है। दोनों का सिंबल देखो, एक का सिंबल कैलकुलेट जैसा है, कैलकुलेटर जैसा, दूसरे का कैलकुलेटर या मतलब टेबल जैसा कुछ सिंबल है, प्लस उसमें कुछ न्यूमेरिक कॉलम है, इसलिए ऐसा जैसे न्यूमेरिक कॉलम का सिंबल होता है ना, वैसे सिंबल ऐड है इसमें। तो इससे मुझे पता चलता है कि दिस इज अ कैलकुलेटेड कॉलम, ये डेक से बना हुआ कैलकुलेटेड कॉलम है।
ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या? पहला डिफरेंस क्या कि कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो एक्चुअल स्पेस लेते हैं आपके टेबल के अंदर। आप कैलकुलेटेड कॉलम का जो रिजल्ट है वो नेकेड आई से देख सकते हो, लेकिन टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो ये जो मेजर्स आप बनाते हो वो मेजर आपके डेटा मॉडल में साइज नहीं लेते, क्योंकि वो एक फॉर्मूला के रूप में स्टोर है। एंड उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उनको किसी विजुअल में लेके आते नहीं हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक विजुअल पे इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को ड्रैग किया एंड तब मुझे उसे पता चला कि हाँ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी 174808 है। लेकिन जो कैलकुलेटेड कॉलम बनाया था उसका रिजल्ट तो मेरे सामने यहीं पे मुझे दिख रहा है कि डेटा व्यू में कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसका, फर्स्ट रो के लिए क्या है, सेकंड रो के लिए क्या है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस है कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स के बीच में। अगेन कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं वो आपको रो वाइज रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे मैंने कैलकुलेटेड कॉलम को देखा तो हर एक रो में उसका एक रिजल्ट है, लेकिन मेजर जो होते हैं वो मेजर एक स्केलर वैल्यू रिजल्ट देते हैं, आपको एक ही वैल्यू देगा ये। जैसे कि देखो ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मैंने इस विजुअल में डाला तो मुझे ये बस 174808 इतना ही वैल्यू दे रहा है। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड कॉलम था ये मैंने अगर विजुअल में डाला तो मुझे वो 15 16 17 ऐसी तीन वैल्यू दे रहा है, यूनिक वैल्यू। सो इन शॉर्ट मेजर्स जो होते हैं वो मेजर्स आपको एक स्केलर वैल्यू देते हैं, और कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं वो आपको टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट देते हैं, एक टेबल के फॉर्म में वो रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स समझ में आए? दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आया? सर आप मेजर सिर्फ विजुअल में ही देख सकते हैं क्या? यस, आप मेजर सिर्फ में उस मेजर का जो आउटपुट है, जैसे कि ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी आपने यहाँ पे फंक्शन के रूप में कैलकुलेशन किया, लेकिन जब तक आप उनको इस विजुअल में लेके नहीं आओगे कैनवास पे तब तक इसका रिजल्ट आपको पता नहीं चलेगा। और यस। कैलकुलेटेड कॉलम तो रेगुलर कॉलम जैसा है, आप नॉर्मली यहाँ पे जब जिस टेबल में उसको बनाए हुए वहां पे उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है, अभी क्लियर है? यस। यस यस सर। ओके। मतलब स्केलर क्वांटिटी ही होती है ना सर वो विजुअलाइजेशन में? हाँ, मेजर्स जो होता है वो आपको एक स्केलर वैल्यू देता है, स्केलर म्हणजे सिंगल वैल्यू। हाँ हाँ अच्छा ओके ओके। ओके, सो दिस इज काइंड हेलो ऑफ सर। इंट्रोडक्शन टू द डेक्स। नेक्स्ट सर पार्ट आता है। हाँ, किसी को डाउट है क्या? सर हम पावर क्यूरी में कैलकुलेट कॉलम कर सकते हैं तो डैश करने की जरूरत क्यों है? मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि पावर क्यूरी में जब आपको कोई एडवांस कैलकुलेशन करना होता है या कोई ऐसा कॉलम क्रिएट करना होता है जिसमें कुछ लॉजिक लगाना है आपको, या किसी और कॉलम के बेसिस पे वो कॉलम है, या कोई वो कॉलम जो कैलकुलेट होके आने वाला है उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक है। अ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स से कोई एक कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है एंड उस कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज है। लेट्स से कि मेरे पास अमाउंट का एक कॉलम है एंड अमाउंट के कॉलम में लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज है, उसमें अमाउंट में लेट्स से 10,000 20,000 ऐसी वैल्यूज है। और मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जो मुझे ऐसे लॉजिक पे बनाना है कि अगर मेरी जो अमाउंट के कॉलम में वैल्यूज जो है वो वैल्यूज लेट्स से 10,000 से ग्रेटर है तो मुझे एक रिजल्ट चाहिए। जैसे हमने वो अ, ये वाला क्या इनकम लेवल वाला एक जो कॉलम बनाया था याद है, जिसमें हमने इफ इन कंडीशंस पुट करके एक कॉलम बनाया था। तो यहाँ पे हमें उसी कॉलम का रेफरेंस लेके हम बना रहे हैं, बट हो सकता है कि मुझे मल्टीपल कॉलम्स के रेफरेंस लेके कुछ कॉलम्स बनाने हैं या कोई एडवांस कैलकुलेशन है। पावर क्यूरी में भी सारी चीज़ें पॉसिबल है जो डैक्स से अपन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम्स, बट कभी कभी आपको जो एम लैंग्वेज है वहाँ पे एम क्यूरी है, जो वहाँ पे जैसे ये डैक्स है तो वहाँ पे बैकएंड में एम क्यूरी काम करती है। जो मैंने आपको दिखाया था कि एडवांस एडिटर में हम जो स्क्रिप्ट देखते हैं वहाँ पे अलग अलग एम क्यूरी के फंक्शंस यूज होते हैं। तो कई बार हमें उन फंक्शंस को यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर कॉलम। बट हमारी एक्सपर्टीज एम क्यूरीज में नहीं होती, हमें उसमें एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, देन यू कैन एबल टू यूज एम क्यूरी इफिशियंटली। दिस इज द वन रीजन। सेकेंड रीजन कि लेट्स से आपके पास
अभी आप इंपोर्ट मोड यूज़ कर रहे हो, मतलब डेटा आपको पावर क्यूरी एडिटर में शो हो रहा है, लेकिन कई बार लेट्स से आप किसी डायरेक्ट डेटा सोर्स को कनेक्टेड हो या लाइव डेटा को कनेक्टेड हो, तो उस टाइम पे पावर क्यूरी का जो फंक्शंस है वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे लेट्स से मैं अभी पावर बीआई डेस्कटॉप में हूँ, तो मुझे ये डेटा व्यू, ये मॉडल, ये डैक्स, ऐसे अलग अलग व्यू दिखते हैं, लेकिन जब मैं लाइव या डायरेक्ट मोड पर कनेक्ट होता हूँ ना, तो डेटा मुझे दिखता नहीं है उसमें, उस क्योंकि डेटा लोड नहीं होता। जो कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे करता हूँ वो मुझे डैक्स के थ्रू ही करने पड़ते हैं, उतनी ही क्यूरी फिर यहाँ से जनरेट होके डेटाबेस से डेटा को लेके आएगी। तो उस टाइम पे आपके पास पावर क्यूरी का एक्सेस नहीं रहेगा, तो आप पावर क्यूरी को कैसे यूज़ कर पाओगे? तो आपको डैक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए डैक्स को सीखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यस सर। ओके, हम मैक्सिमम कैलकुलेटेड कॉलम्स जो है जितने अगर आपको पॉसिबल है पावर क्यूरी में करना, आप पावर क्यूरी में बना सकते हो, नो डाउट रिगार्डिंग दिस। बट अगर पावर क्यूरी का एक्सेस नहीं है, हमें डेटा डायरेक्ट या लाइव मोड से कनेक्टेड है, तो हमें डैक्स का यूज़ करके ही कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट आता है, डैक्स अलग अलग ऑपरेटर्स में काम करता है। ऑपरेटर्स मतलब क्या? जैसे कि फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट, ये हमने नॉर्मली जब हम मैथ्स पढ़ते थे स्कूल्स में, तब ये ऑपरेटर्स हमने देखे हुए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देन कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे ऑपरेटर देखे, राइट? हमें ये पता है कि किसको, किस ऑपरेटर को किस ऑपरेटर के किसके लिए यूज़ किया जाता है। बस ये एक ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू का, जो बड़े मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसे हम नॉट इक्वल टू लिखते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे रहेगा? जैसे कि इक्वल टू ऑपरेटर है, तो जैसे सिटी इज इक्वल टू बोस्टन, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 10, क्वांटिटी इज लेस देन 10। ये ऑपरेटर्स ऐसे आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल की तौर पे। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है टेक्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं, जो डैक्स में यूज होता है। ये ऑपरेटर तो हमें पता है, लेकिन ये ऑपरेटर कुछ नए ऑपरेटर्स हैं। जैसे टेक्स्ट एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये फर्स्ट आता है एंड, इसको हम बोलते हैं एम्फरसाइड। एंड से अच्छा इसको हम बोलते हैं एम्फरसाइड। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एंड इसको बोल सकते हो, बट नॉर्मली इसका नाम होता है एम्फरसाइड, जिसको यूज किया जाता है दो अलग अलग कॉलम से। लेट से हमने पावर क्यूरी के अंदर मर्ज करने के लिए, लेट से मेरे पास दो कॉलम थे, तीन कॉलम थे अपने पास, मिस्टर मतलब प्रीफिक्स का था, फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था, तो हमने तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट किया एंड पावर क्यूरी में उनको मर्ज कर दिया। यही फंक्शन अगर मुझे पावर बी या डैक्स में करना रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, ये एम्फरसाइड यूज़ करूँगा, ऐड कॉन्कनेट टू वैल्यूज टू प्रोड्यूस अ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। जैसे कि मुझे अगर सिटी एंड स्टेट को एक कॉलम में लेके आना है विथ उन दोनों में स्पेस, तो मैं कुछ ऐसा लिखा हुआ कि मैं सिटी का कॉलम पहले लिखूंगा, देन एंड लिखूंगा, बीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दूंगा, वापस एंड लिखूंगा एंड स्टेट। सो मेरा सिटी जो कॉलम का जो वैल्यू है वो स्पेस के साथ स्टेट की जो वैल्यू है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और एक स्ट्रिंग बनेगी। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे जब हम बनाएंगे कॉलम। तो लेट से मैं अभी यहाँ पे डेटा व्यू में हूँ, ठीक है, और लेट से मुझे अभी ये मंथ नेम जो कॉलम है, ये मंथ नेम कॉलम और ये ईयर के कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना है यहाँ पे। जैसे जुलाई 2016 ऐसे नाम चाहिए मुझे, क्या जुलाई डैश 2016 ऐसा नाम चाहिए। तो ये अपन पावर क्यूरी में कैसे करते हैं, अपन इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं एंड मर्ज कॉलम करते हैं, राइट, और बीच में सेपरेटर दे देते डैश का। पावर क्यूरी में बस क्लिक से हो जाएगा। लेकिन यही अगर हमें डैक्स से करना रहेगा तो कैसे करेंगे? लेट्स से मैं अगेन न्यू कॉलम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं ईयर डैश मंथ, ये मेरे कॉलम का नाम हुआ। अगेन फर्स्ट कॉलम कौन सा है? मंथ नेम का। सो मैं मंथ नेम जहाँ पे टाइप करूंगा तो देखो ये मंथ नेम का कॉलम मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये मेरा फर्स्ट कॉलम नेम है। कॉलम नेम ऑलवेज कम विथ टेबल नेम फर्स्ट एंड देन कॉलम का नाम, ऐसे ही आएगा कॉलम का नाम। देन मैं एंड टाइप कर रहा हूँ, एम्फरसाइड जो मुझे कनेक्ट करना है,
मुझे बीच में सेपरेटर चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी टेक्स्ट रिलेटेड वैल्यूज होंगी वो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करते हैं डैक्स में। तो मैं सेपरेटर जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए, वापस से मैं एंड पुट करूँगा एंड देन सेकंड वैल्यू मेरी ईयर की, इससे मैं यहाँ पे ईयर टाइप करूँगा, दिस इज माय कैलेंडर टीम का ईयर। ठीक है, मैंने अगर इंटर किया, लेट्स सी हाउ रिजल्ट्स कम। सी जुलाई 2016, सारी वैल्यूज वैसे ही आपको फॉर्मेटेड करके यहाँ पे दिखेगी। तो ये यूज होता है इन ऑपरेटर्स का, टेक्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है एंड एक सिंगल एंड का क्या मतलब होता है कि दो या उससे ज़्यादा जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती है उनको आप एक वैल्यू में कनेक्ट कर सकते हो। देन ये डबल एम्परसाइड या डबल पाइप ये किस लिए यूज होता है, हमने एंड और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है उनको यूज किया, राइट। जैसे मैं अगर यहाँ पे इट्स ओपनिंग एक्सेल, डबल एम्परसाइड का मतलब है क्रिएट एन एंड कंडीशन बिटवीन टू लॉजिकल एक्सप्रेशन। आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, कोई कंडीशन पुट कर रहे हो और उसमें आपको दोनों कंडीशंस को चेक करना है। मतलब अगर लेट्स से मुझे ऐसी एक वैल्यू चाहिए, से एल ओपनिंग दिस एक्सेल, लेट्स से मेरे पास कॉलम ए है और कॉलम बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो लेट्स से मुझे ऐसा लॉजिक बिल्ड करना है यहाँ पे कि अगर ए एंड बी दोनों की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो यहाँ पे आना चाहिए ट्रू, अदरवाइज आना चाहिए फॉल्स। समझ रहे हो, सिर्फ ए में 1 होने से काम नहीं चलेगा, मुझे ए यानी बी इन दोनों में 1 चाहिए तभी यहाँ पे ट्रू आएगा। तो अगर मुझे वैसा लॉजिक लिखना है तो ये जो कंडीशन है दोनों कॉलम्स में 1 चाहिए मुझे, ये कंडीशन के लिए मुझे दो ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि इफ ए इज इक्वल टू 1 डबल एम्परसाइड बी इज इक्वल टू 1 देन गिव मी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि ए में 1 है क्या, ओके मैंने एंड यूज किया है, तो वो बी में भी जाएगा और चेक करेगा 1 है क्या, हाँ 1 है, देन वो सेटिस्फाई करेगा बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन गिव मी आउटपुट। तो एंड का मतलब वो होता है, वो लॉजिक में जो दो कंडीशंस आप देते हो उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको ट्रू आउटपुट देता है। अगर एक भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती, अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन बोलता हूँ कि ए की वैल्यू 1 है तो ये तो पास हो गया, ये कंडीशन पास हो गई, ये लॉजिक पास हो गया, लेकिन बी की वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन हमने वहां पे एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है, तो वो कंडीशन ये जो लॉजिक है ये फेल हो जाएगा। सेम वे जैसे अगर मैंने और यूज किया होगा तो और की केस में वो क्या चेक करेगा, A1 है क्या, A1 है तभी भी मुझे ट्रू ही वैल्यू मिलेगा, वो B को चेक नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक जो बनेगा A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1। अगेन सेकंड कंडीशन के लिए भी A इज इक्वल टू 1 है तो भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि A तो 1 है ना, मुझे A चाहिए और B चाहिए। थर्ड कंडीशन में A1 नहीं है, यहाँ पे फॉल्स होगा, देन वो चेक करेगा सेकंड कंडीशन B1 है क्या, नहीं B भी 1 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वैसे फोर्थ के लिए ए के लिए वो कंडीशन चेक करेगा A1 है क्या, नहीं तो ये फॉल्स हो गया, बट B तो 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू मिलेगा मुझे। तो ये होता है डिफरेंस एंड और ऑपरेटर में, जिनको यूज करने के लिए डैक्स में ये साइंस यूज किए जाते हैं। हम एंड और ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर हमें साइन या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना है तो एंड के लिए डबल एम्परसाइड और के लिए वर्टिकल डबल पाइपलाइंस यूज की जाती है।
समझ में आया? सिंगल एम्फरसाइड, डबल एम्फरसाइड, डबल पाइप। सेम वे लास्ट ऑपरेटर आता है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या काम करता है? मुझे अगर चेक करना है, लेट्स से मुझे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है कनाडा कंट्री के लिए, ठीक है, तो मैं डैक्स में वो ऐसे कोई फंक्शन यूज कर सकता हूँ कि जैसे टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो कनाडा के लिए या कनाडा कंट्री के लिए। बट अगर मुझे ऐसी कंडीशन देनी है कि लेट्स से मेरे को कनाडा, फ्रांस, यूएसए और कोई कंट्री, ऐसे 4-5 कंट्री के लिए टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो अगर मेरी जो मल्टीपल जो कंडीशंस है, जो मल्टीपल आउटपुट में आने वाली, जैसे कि मल्टीपल कंट्रीज के नाम है, तो वो हर एक उसके लिए अलग से एक एक कंडीशन बनाने से अच्छा मैं इन ऑपरेटर यूज करके तीनों का फिल्ट्रेशन एक साथ कर सकता हूँ। अभी इसको अगर मैं डैक्स में बताऊँ आपको, तो लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का जो या टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इस टोटल ऑर्डर क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट करनी है फॉर यूएसए कंट्री के लिए। तो लेट्स से सिंपल वे, मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस में टेरिटरीज डीम से मैं कंट्रीज का जो वैल्यूज है वो पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ग्राफ बनाया मैंने, इसका डेटा लेबल्स में ऑन कर रहा हूँ ताकि वैल्यूज पता चले हमें कितनी है, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर दिस फ्रांस। फ्रांस की टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है 16340। ओके, नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर विजुअल, दैट इज कार्ड विजुअल। कार्ड विजुअल जो होता है ये हमेशा हमें एक स्केलर वैल्यू देता है। दिस इज वन ऑफ अ विजुअल। अगर मैंने टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इस कार्ड विजुअल में पुट की तो मुझे वो बस एक सिंगल वैल्यू देगा कि कितनी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है आपकी। तो इतनी मेरी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज फॉर ऑल। अभी मुझे एक ऐसा मेजर कैलकुलेट करना है या ऐसा कैलकुलेशन बनाना है जो मुझे वैल्यू दे कि फ्रांस की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 16340, ये आउटपुट में मुझे चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन मुझे बनाना है। तो ऐसा कैलकुलेशन अगर बनाना है तो हमें डेक्स फंक्शन के लिए कैलकुलेट फंक्शन यूज करना होता है। नॉर्मली ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का जो फंक्शन है ये हमने सम के साथ यूज किया था, कि हमने सिंपली उस ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम का सम लिया था कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए। अभी मुझे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है इस फ्रांस कंट्री के लिए। विजुअल में तो मुझे दिखा रही है वो 16340, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसे इस कार्ड विजुअल में जैसे वो शो कर रही है वैल्यू, वैसे शो करनी है। तो अगर वैसा कैलकुलेशन मुझे बनाना है तो मुझे ये जो मेजर है, ये मेजर में कैलकुलेट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, वो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर मेजर के ऊपर या फील्ड के ऊपर। सो लेट्स से टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर फ्रांस, ये मेजर रहेगा। मैं कैलकुलेट फंक्शन को यूज करूंगा। कैलकुलेट फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट इज द एक्सप्रेशन, सेकंड वन इज द फिल्टर। ये देखो फिल्टर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ था दिस इज ऑप्शनल फील्ड, एंड कॉमा करके यहाँ पे डॉट 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 ऐसे है, मतलब अनलिमिटेड फिल्टर्स आप पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिल्टर पुट कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे हमने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सम ऐसा लिखा था, राइट? तो वैसे एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे सम सेल्स फैक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी का सम, दिस इज माय एक्सप्रेशन, सम ऑफ सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी, कॉमा फिल्टर रहेगा कंट्री का फ्रांस। सो कंट्री, टेरिटरी डीम का कंट्री का कॉलम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्रांस। एंड अगेन मैंने वापस से एक
कार्ड विजुअल लिया, और ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फ्रांस का यहाँ पे पुट किया मैंने। Let me- ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो मेजर है मुझे 16340 दे रहा है ये वैल्यू। हमने क्या किया, कैलकुलेट फंक्शन यूज करके ये वाला जो एक्सप्रेशन था टोटल ऑर्डर क्वांटिटी ये मेजर वाला, इस एक्सप्रेशन के ऊपर एक फिल्टर लगाया कि कैलकुलेट तो करो ऑर्डर क्वांटिटी बट फॉर ओनली फ्रांस। ऐसे आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे मुझे 2016 के लिए लगाना है तो मैं कॉमा करके और लगा दूंगा 2016, तो कैलेंडर टाइम का जो ईयर है वो ईयर इज इक्वल टू 2016, तो 2016 के लिए वो वैल्यू शो करेगा मुझे ये पर्टिकुलर विजुअल। तो कैलकुलेट फंक्शन को हम ऐसे यूज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे देखिए ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो ये इन वाला है, ये इनका यहाँ पे क्या रोल क्या यूज हो सकता है। जैसे मुझे यहाँ पे अभी देखना है कि नहीं ये जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है ना ये मुझे फ्रांस, देन कनाडा और एंड ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रियों के लिए चाहिए। तो फर्स्ट वे तो मैं यहाँ पे कॉमा करके ऐसे अलग अलग 3 डालूँ, टेरिटरी का डिम कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, जैसे ये डाला हुआ है। अगेन कॉमा करके टेरिटरी डिम कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी और कनाडा, फ्रांस कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया 3 कंट्रीज के लिए देखना है तो टेरिटरी डिम कंट्री, लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ आपको, टेरिटरी डिम कंट्री इज इक्वल टू से कनाडा, CANADA, अगेन टेरिटरी डिम कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, AUSTRA, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने इसको इंटर किया, ये ब्लैंक दिखा रहा है, STRA, क्यों शो कर रहा है, ADA कनाडा ऑस्ट्रेलिया। सो अभी अगर लेट्स से मुझे 3 कंट्रियों का सेल देखना है तो ऐसे आउटपुट ऐसे लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इसको मैं रिमूव करता हूँ, टेरिटरीज डीम्ड कंट्री इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट इज फ्रांस कॉमा, सेकंड इज CANA कनाडा, थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया, STRANIA। अगर मैंने ओपन किया तो ये 75879 दिखा रहा है मुझे, जो कि 16340 प्लस 22614 प्लस 36925 इन तीनों का समेशन है 75879। तो इसलिए ये इन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हो ऐसे केस में, अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करने हैं तो करली ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेटर्स समझ में आए, डैक्स ऑपरेटर्स कौन से, अरिथमेटिक, कंपैरिजन एंड टेक्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये जो डैक्स के अंदर हमने जो लिखा, डैक्स में और थोड़ा टाइम हम स्पेंड करेंगे कि और कुछ फंक्शंस है वो देखेंगे हम, तो थोड़ा आपको अंडरस्टैंड होने लगेगा धीरे धीरे, बट
काइंड ऑफ डैक्स हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन के ऊपर कैलकुलेट करना है कोई कोई एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे जो ये सम ऑफ सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा, बट उसका एक सेम मेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, राइट? ये सम ऑफ सेल्स फैक्ट ऑर्डर क्वांटिटी। तो इंस्टेड ऑफ ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ उस मेजर से, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो मेजर बना हुआ है इस मेजर को मैं ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इसका भी आंसर सेम ही आएगा, ये 75879। तो ये यूज होता है अगर मैंने ये विजुअल बनाने के लिए सिंपली ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम अगर यहाँ पे ड्रैग किया होता वाई एक्सिस की जगह पे, तो मैं अभी ये दूसरा जो मेजर मैंने बनाया उसमें वो मैं यूज नहीं कर पाता। मुझे वापस से वो सम फंक्शन यूज करना पड़ता, पूरा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे वापस से क्रिएट कराना पड़ता वो एक्सप्रेशन, देन वो एक्सप्रेशन वर्क होता है। तो मेजर्स क्रिएट करने का ये बेनिफिट होता है, आप एक मेजर दूसरे मेजर्स में रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो। जैसे मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर फ्रांस के लिए जो ऑर्डर क्वांटिटी का मेजर पहले बनाया था टोटल वाला उसको यूज़ किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सप्रेशन। ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी के मेजर को बनाने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज़ किया, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करने से अच्छा मैंने ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो मेजर का नाम था उस मेजर के नाम को इसमें यहाँ पे यूज़ किया। ऑब्जर्व करो कि मेजर जब मैंने यूज़ किया तो सिंपली फिर सिर्फ मेजर का नाम ही आया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बट अगर मैंने कोई कॉलम का रेफरेंस लिया होता है तो कॉलम्स ऑलवेज कम विथ टेबल नेम एंड देन कॉलम का नाम। जैसे टेरिटरी डीम का टेबल नेम, उसका कॉलम का नाम है कंट्री। ये फर्क होता है मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स में व्हेन यू यूज दोज इन अ डेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है सर ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल है क्या, टेरिटरी डीम, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी? टेरिटरी डीम ये यहाँ पे ना अपन ने जो हाँ। रिलेशनशिप में लिया हुआ टेबल है ना अपने पास टेरिटरी का। अच्छा, वो परसों देखा था वो। यस, टेरिटरी का जो हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है सेल्स फैक्ट। हाँ हाँ ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर है वो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर की ऑर्डर क्वांटिटी की सम है ना, हाँ हाँ। इसलिए रिलेशनशिप्स जरूरी है। यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑस्ट्रेलिया ये जो कंट्री के नाम है इस विजुअल में, ये कंट्री का जो कॉलम है ये टेरिटरी से आ रहा है, एंड हाँ ये ऑर्डर क्वांटिटी का जो मेजर बना हुआ है वो सेल्स फैक्ट टेबल के अंदर के ऑर्डर क्वांटिटी से बना हुआ है। तो जब तक इन दो कॉलम्स में, इन दो टेबल्स में, सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड टेरिटरी टेबल, इन दोनों में रिलेशनशिप नहीं होगा, आप ये नाम यहाँ पे नहीं देख पाओगे। रिलेशनशिप है इसलिए वो नाम दिख रहा है क्योंकि कंट्री का कॉलम टेरिटरी के टेबल से है। सेल्स का जो टेबल है सेल्स फैक्ट का, उसमें बस टेरिटरी का की है, कंट्री का नाम नहीं है वहां पे। हेलो हेलो। सर, वो सेल्स फैक्ट टेबल कहाँ से आया सर? सेल्स का टेबल हमने जो तीन टेबल थे अपने पास, सेल्स 2015, सेल्स 2016 एंड सेल 2017, इन तीन टेबल्स को जो हमने अपेंड किया था ओके ओके सर। फोल्डर फंक्शन यूज करके, फोल्डर कनेक्टर यूज करके, उसको मैंने रीनेम किया है सेल्स फैक्ट। यस सर, यस सर। और किसी का कुछ डाउट है इसमें? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में किसी को कुछ डाउट है? कोई ऑपरेटर समझा नहीं ऐसा कुछ है क्या? डैक्स फंक्शन थोड़ा साइड में रख दो अभी के लिए, जो हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के लिए हमने देखा राइट, ये डबल लॉज ऑपरेटर्स, पाइपलाइंस या इन ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वो डैक्स का फंक्शन वहाँ पे बनाया है, वो यूज किया। लॉजिकल वाला ऑपरेटर है ना, टेक्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा? टेक्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक ये वाला, हाँ। हाँ हाँ, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना था विचारों में। ओके, तो टेक्स्ट एंड लॉजिकल ऑपरेटर, फर्स्ट जो मैंने आपको ये सिंगल एम्परसाइड बताया है, ये एंड जो साइन है सिंगल एंड साइन, ये यूज होता है अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स जो है टेक्स्ट कॉलम या वट एवर नंबर कॉलम्स, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है और एक सिंगल वैल्यू बनानी है। जैसे ये जो अपन ने यहाँ पे डेटा व्यू में, लेट मी सेलेक्ट दिस कैलेंडर टेबल, यहाँ पे ये स्टार्ट ऑफ द वीक, नहीं कहाँ पे गया वो,
बारे में बना दिया क्या हमने? फाइन। तो मैं ये कह रहा था जैसे कि यहाँ पे मंथ नेम और ईयर को, इनको मुझे एक कॉलम के रूप में यहाँ पे वैल्यू चाहिए, जिसमें जुलाई डैश 2016 ऐसे मुझे आउटपुट चाहिए। तो मुझे इन दो कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करना पड़ेगा, जैसे हम पावर क्यूरी में कर रहे थे, राइट? दो कॉलम्स को सेलेक्ट करो एंड मर्ज कॉलम का ऑप्शन यूज करो। अगर कोई सेपरेटर बीच में देना है हमें तो हम सेपरेटर चूज कर देते हैं। सेम वे यहाँ पे मंथ नेम कॉलम और ईयर का कॉलम, इन दो कॉलम्स को मुझे अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू लानी है जुलाई डैश 2016, तो मुझे एम्पर साइड कनेक्टर जो है सिंगल एम्पर साइड, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ? लेट्स से यहाँ पे मैं ईयर मंथ ऐसा कॉलम बना रहा हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट दे रहा हूँ ये मंथ नेम का जो कॉलम है उसका नाम मंथ नेम, देन मैं प्रोवाइड करूंगा जो एम्पर साइड एंड, बीच में रहेगा मेरा ऑपरेटर डैश वो, अगेन एंड ईयर का कॉलम। जब मैं इनको रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे मिलता है जुलाई डैश 2016, जो मुझे आउटपुट में चाहिए था। यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है कैलेंडर का मंथ नेम की वैल्यू, उसको कनेक्ट किया एम्फर साइड से। किसको कनेक्ट किया? इस डैश को पहले कनेक्ट किया, देन उस डैश को वापस एक एम्पर साइड बीच में डाला मैंने, उसको कनेक्ट किया इस ईयर की वैल्यू को। आया समझ में? ये फर्स्ट ऑपरेटर, ये यस सर, सिंगल एंड। यस देन यस। जो डबल एम्पर साइड होता है एंड डबल पाइपलाइन होता है, वो होता है एंड एंड और कंडीशन के लिए। एंड एंड और कंडीशन किस लिए? अगर लॉजिक आप कोई बिल्ड कर रहे हो, वहां पे आप दो लॉजिक्स को चेक कर रहे हो। उसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो कॉलम है, ए कॉलम एंड बी कॉलम, और ये जो सी कॉलम है यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट का कॉलम है, यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि अगर ए ए अभी लेट से रिजल्ट, व्हेन मैं बोलता हूँ कि एंड रिजल्ट एंड रिजल्ट और, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए एंड बी, जब दो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू 1, देन यहाँ पे ट्रू चाहिए मुझे। तो इस केस में ये ट्रू है, राइट? ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ट्रू। लेकिन ये कंडीशन मुझे सबके लिए चेक करनी है, सभी जो वैल्यूज है, सभी जो रोज है, उनके लिए चेक करनी है। तो अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो ये सेकंड वाला जो रो है वो सेटिस्फाइड होती है क्या कंडीशन? ए इज इक्वल टू 1 है लेकिन बी इज इक्वल टू 1 है क्या? यहाँ पे नहीं है, राइट? नहीं, तो मुझे फॉल्स मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा? ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं जब समझ में आ रहा ना सर। पहले ए में से 1 को देखेगा वो, एक है, और फिर बी में से भी एक को देखेगा एक, तो बी में 1 नहीं है ना, इसलिए फॉल्स होगा। बराबर, नॉर्मली ये हमने इस लैंग्वेज में पढ़ा है। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ, ठीक है, देन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ और। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 1। जब एंड कंडीशन होती है तो 1 1 का आउटपुट 1 होता है, एंड जब और कंडीशन होती है तभी भी 1 ही होता है। 1 0 मतलब एक एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आउटपुट आएगा 0, लेकिन इसका आउटपुट आएगा 1। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तभी भी इसका एंड का आउटपुट आएगा 0, इसका आएगा 1।
दोनों कंडीशन फॉल्स है तो इसका 0 आएगा, इसका आएगा 0। ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है जब स्कूल में थे, एंड एंड और लॉजिक। वही लॉजिक मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो मुझे ट्रू दो। तो फर्स्ट केस में वो ट्रू है। सेकंड केस में ए तो 1 है लेकिन बी मेरा 1 नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड केस में दोनों 1 नहीं है तो भी फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड केस में ए जो है वो 1 नहीं है तो वो सेकंड लॉजिक चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी भी मुझे फॉल्स ही मिलेगा। सेम वे और कंडीशन में दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मुझे आउटपुट में 1 ही मिलता है, मतलब ट्रू ही होगा। जैसे फर्स्ट रो में a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 है तो ट्रू है, राइट। सेकंड केस में a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 1 है तो a इज इक्वल टू 1 ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वो b की चेक नहीं करेगा, क्योंकि और कंडीशन है बीच में, फिर भी मुझे ट्रू मिलेगा यहाँ पे। थर्ड कंडीशन a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, दोनों में 1 नहीं है तो ये फॉल्स होगा। एंड फोर्थ कंडीशन a इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, देन वो चेक करेगा b इज इक्वल टू 1 है क्या, और में यस b इज इक्वल टू है, देन मुझे मिलेगा यहाँ पे ट्रू। अभी समझ में आया एंड और? यस सर। यस सर। इसको डैक्स में कैसे यूज करना है हम देखेंगे, वो जब हम इफ स्टेटमेंट से कोई एक लॉजिक बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल एम्परसेंड हम कब यूज करना है, पाइपलाइन यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ये हम एक्चुअल में चेक करेंगे डैक्स बना के। अभी बस लॉजिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एंड और के पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। देन कुछ कॉमन कैटेगरीज होती है डैक्स में, इतने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज द मैथ एंड स्टैट्स फंक्शंस, जिसमें एग्रीगेशंस होता है। ये सम फंक्शन जो हमने देखा एग्जांपल की बेसिस पे, ये यहाँ से आया है। एग्रीगेशन फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, डिवाइड, काउंट, काउंट ये सारे यहाँ पे है एग्रीगेशन फंक्शन में। देन आते हैं लॉजिकल फंक्शंस, जो मैंने अभी बताया आपको, ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं ना, इफ, एंड, और, स्विच, ये आती है लॉजिक। आप कोई लॉजिक बिल्डअप करते हैं तो ये लॉजिकल फंक्शंस यूज होते हैं डैक्स में। थर्ड आता है टेक्स्ट फंक्शंस। आप अगर किसी टेक्स्ट कॉलम के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पावर क्वेरी एडिटर पे कोई हमारा टेक्स्ट का कॉलम रहता है, उसको हमें अपर केस में, लोअर केस में ऐसे कन्वर्ट करना होता है। तो हम जब उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो पावर क्वेरी हमें क्या करती है, एक अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस होगा टेक्स्ट कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए, वही ऑप्शंस या वही ऑप्शंस विजिबल करवाती है, राइट। जिससे हम फॉर्मेट जो ऑप्शन है पावर क्वेरी में उसको यूज करके अपर एंड लोअर करते हैं। वैसे अगर मुझे कोई डैक्स को यूज करके कोई एक कॉलम है जिसको, जैसे कि वैल्यूज उसकी लोअर केस में, मुझे उसको अपर केस में करना है, तो मैं अपर का जो फॉर्मूला है वो यूज करूंगा यहाँ पे, अपर उस कॉलम का नाम। तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज है उस कॉलम के अंदर की वो अपर केस में हो जाएगी। तो टेक्स्ट कॉलम के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करना है तो मुझे टेक्स्ट फंक्शन यूज करने होते हैं। देन आते हैं फिल्टर फंक्शंस। जैसे ये कैलकुलेट फंक्शन हमने अभी यूज करके देखा, ये एक फिल्टर फंक्शन है। ये क्या करता है, हमें फिजिबिलिटी देता है कि मैं किसी एक्सप्रेशन के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करूँ। तो कैलकुलेट फंक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कैलकुलेट फंक्शन यूज किया जाता है, बट कैलकुलेट के साथ साथ ये बाकी के भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है जो कि फिल्टर फंक्शंस है। देन आता है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शंस क्या करता है, जैसे आपके डेटा सेट्स में टेबल्स जो है कैलेंडर का, जिसको आपने कनेक्ट किया हुआ है ऑर्डर डेट के साथ, तो मुझे अगर देखना है कि 2015 में कितना सेल है, 2016 में कितना सेल है, या मुझे ऐसे देखना रहेगा कि 2000, ऐसे कंपेयर करना रहेगा विजुअल में कि 2015 के सेल के साइड में 2016 का सेल आए, या करंट जो, जैसे लेट से कि 2017 या 2024 अभी चालू है, इस ईयर का सेल कितना है, और मुझे कंपेयर करना है साइड बाय साइड 2023 के सेल को।
तो मुझे 1 साल पीछे जाके वो सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो सारी फिजिबिलिटी, वो सारे ऑप्शंस हमें डेट फंक्शंस में मिलते हैं। इतने सारे डेट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। दोज आर द बेसिक फंक्शंस, कैटेगरीज, मोस्टली इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो है ये कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है। फंक्शन तो कम ज़्यादा होते रहेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो हम देखेंगे, जैसे ये सम, एवरेज वगैरह। एक फंक्शन भी देख लिया, लेट्स से आपने सम देख लिया, एवरेज यू कैन ट्राई, मेक्स मिनिमम यू कैन ट्राई, डिवाइड यू कैन ट्राई। देन इटरेटर फंक्शंस हम खुद देखेंगे कि जैसे सम एक्स फंक्शन है तो सम एक्स फंक्शन कैसे काम करता है, ये अंडरस्टैंड करके लेंगे। इन डेक्स फंक्शन को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि यार एक फंक्शन जो है, सारे फंक्शन नहीं लेकिन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके अंदर के, जो हमें हमेशा यूज होते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, वो फंक्शंस हम इम्पोर्टेंट कवर कर लेंगे, ताकि एक ओवरऑल आपको डैक्स की आइडिया आ जाए कि डैक्स कैसे वर्कआउट होता है, कैसे काम चलता है इसमें। वंस वो बेसिक आपको अंडरस्टैंड हो गया, देन आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो डैक्स की। बेसिक क्लियर करने के लिए हम थोड़ा सा ये स्लो जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करके ले रहे हैं कि कैसे ये रिलेट कर रही है सारी चीज़ें उस डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन या डैक्स जिसको हम बोलते हैं उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगेन डैक्स के रिगार्डिंग हम मंडे को वापस से देखेंगे, कुछ फंक्शन भी देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम रिपोर्ट जनरेट करना भी स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट पेज बनाएंगे एग्जीक्यूटिव समरी का, जिसमें हम विजुअल्स को भी लेंगे, विजुअल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, साथ में साथ डैक्स फंक्शंस को भी अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट होगी हमारी, हम फंक्शंस को यूज़ करके लॉजिक बनाते जाएंगे, उसमें आपके फंक्शंस भी कवर हो जाएंगे और हमारा रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। किसी का कुछ डाउट है इसके आज जो हमने पढ़ा उसमें? ठीक है, ओके देन, फिर अपन मिलते हैं मंडे को सेम टाइम। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। गुड नाइट सर। नहीं सर।